नमस्कार दोस्तों, हेल्थ एजुकेशन की इस मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने कमेंट करके हमसे कहा भी था कि सर हेल्थ एजुकेशन और डिजीज से रिलेटेड एक मैराथन क्लास लाइए। तो इस वीडियो में हम हेल्थ एजुकेशन और डिजीज यानी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों तरीके के डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो इस मैराथन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस मैराथन क्लास में कराए गए सभी क्वेश्चंस और उनका एक्सप्लेनेशन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके पहले की जो भी मैराथन क्लासेस अभी तक हुई हैं, अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहां क्लिक करके आप वो सभी मैराथन क्लासेस देख सकते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से ये वीडियोस आपके लिए लाते हैं और ये वीडियो आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा आप हमें हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, छोटे बच्चों में विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है। Which disease is caused due to deficiency of vitamin D in small children? तो आपको बताना है बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसके ऑप्शन है रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस या केराटोमलेशिया। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपनी कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो उस पर भी नोट कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिकेट्स। छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स को हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक हैजा जैसी जल जन्य बीमारियों का स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर पॉल्यूटेड इज द सोर्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज लाइक कॉलरा? तो आपको बताना है कि मेनली हैजा या और जल जन्य बीमारियां जो हैं वो किससे होती हैं। तो इसके ऑप्शन है पशु अपशिष्ट से, उर्वरक से, गंदा पानी से या पारे से। तो देखिए, क्वेश्चन में ही कह रहा है जल प्रदूषक हैजा होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गंदा पानी। जितनी जल प्रदूषक बीमारियां होती हैं जैसे हैजा वगैरह, ये सभी गंदे पानी के सेवन से होती हैं। नेक्स्ट, किस संक्रामक रोग को हैंसन रोग कहा जाता है? विच इन्फेक्टियस डिजीज इज कॉल्ड हैंसन डिजीज? तो इसके ऑप्शन है कुष्ठ रोग, एड्स, HIV या चेचक। तो किस रोग को हम हैंसन रोग के नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी। कुष्ठ रोग या लेप्रोसी को हम हैंसन रोग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, रुबेला शब्द का मतलब क्या है? व्हाट डज द वर्ड रुबेला मीन? तो इसके ऑप्शन है चूहा दौड़, लाल चकत्ते, टीका या बीमारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाल चकत्ते। रुबेला जो एक जर्मन खसरा के नाम से भी जाना जाता है, यह एक वायरस होता है, रुबेला वायरस। इसमें लाल चकत्ते, बुखार, सिर दर्द, इस तरीके की लक्षण आपके अंदर हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रेड फ्लैशेस। नेक्स्ट, विटामिन B12 की कमी किस तरह के भोजन करने वाले व्यक्तियों से संबंधित है? विटामिन B12 डिफिशियंसी इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड? तो इसके ऑप्शन है जो व्यक्ति पशु जनित आहार लेते हैं, जो व्यक्ति सब कुछ खा लेते हैं, जो कभी व्रत नहीं करते, जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी होते हैं। जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी होते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी के सबसे ज्यादा संभावना होती है। लेकिन अगर शाकाहारी व्यक्ति अपने खाने में दूध को शामिल करते हैं तो उनके अंदर विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मधुमेह का लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज? तो इसके ऑप्शन है भूख में वृद्धि, भार में वृद्धि, धुंधली दृष्टि या बार बार पेशाब लगना। तो इनमें से मधुमेह यानी डायबिटीज का लक्षण कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भार में वृद्धि, इंक्रीज इन लोड। यानी भार में वृद्धि यानी वेट में इंक्रीमेंट होना, ये मधुमेह का लक्षण नहीं है। मधुमेह क्या होता है? तो मधुमेह में जो हमारी रक्त शर्करा होती है, ठीक है, रक्त शर्करा, ब्लड शुगर, इसका स्तर जो है वो बढ़ जाता है यानी उच्च हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या बीमार वर्णक्रम स्वास्थ्य का निम्नतम बिंदु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट पॉइंट
ऑन द इलनेस स्पेक्ट्रम ऑफ द हेल्थ। तो इसके ऑप्शन है ऋणावस्था, सौम्य ऋणावस्था, गंभीर बीमारी या मृत्यु। तो निम्न में से क्या इलनेस का लोएस्ट पॉइंट है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मृत्यु यानी डेड। लोएस्ट पॉइंट ऑफ इलनेस स्पेक्ट्रम ऑफ द हेल्थ ये है डेड यानी डेथ होना। बीमार वर्णक्रम स्वास्थ्य का निम्नतम बिंदु मृत्यु है, क्योंकि जब शरीर किसी बीमारी से ग्रसित होता है तो वह बीमारी लाइलाज हो जाती है, तो वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इलनेस स्पेक्ट्रम ऑफ द हेल्थ का लोएस्ट पॉइंट डेड है। अगर बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट, एरेथोस्क्लेरोसिस का संबंध किससे है? व्हाट इज एरेथोस्क्लेरोसिस रिलेटेड टू? तो इसके ऑप्शन है हृदय समस्या, रीनल समस्या, शारीरिक विकृति या मनोविज्ञान विकृति। तो एथेरोस्क्लेरोसिस का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हृदय समस्या। एथेरोस्क्लेरोसिस एक हार्ट डिजीज है यानी हेल्थ से रिलेटेड समस्या है। यह एक ऐसी बीमारी है या तब होती है जब जो आर्टरीज होती हैं हमारी, ठीक है, उनके अंदर प्लैंक जम जाता है, उनके अंदर साइड में प्लैंक जम जाता है। नेक्स्ट, इंटीग्रोमेट्री सिस्टम सहायता करता है। इंटीग्रोमेट्री सिस्टम हेल्प्स इन। तो इसके ऑप्शन है तरल एवं इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाने में, रक्तचाप के दीर्घकालिक नियमन में सहायता करता है, थर्मोरेगुलेशन प्रक्रिया बनाए रखने में सहायता करता है, शरीर के विभिन्न अंगों से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने में सहायक होता है। तो आपको बताना है इंटीग्रोमेट्री सिस्टम क्या करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थर्मोरेगुलेशन प्रक्रिया बनाए रखने में सहायता करता है। हेल्प इज मेंटेनिंग द थर्मोरेगुलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस? तो इसके ऑप्शन है हैजा, तपेदिक, कुष्ठ रोग या चिकन पॉक्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है। चिकन पॉक्स जो है ये वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से होती है। तो यहीं पे मैं आपको वायरस से होने वाली सारी बीमारियों के नाम लिखवा देता हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए कि वायरस से हमें कौन कौन से रोग होते हैं या कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो पहली है स्मॉल पॉक्स, दूसरी है चिकन पॉक्स, तीसरा नाम लिख लीजिए आप कॉमन कोल्ड, चौथा आप लिख सकते हैं एड्स, ठीक है, पांचवा नाम लिख लीजिए आप मील्स यानी खसरा, छठा नाम आप लिख सकते हैं कंठमाला रोग जिसको कहते हैं मम्प्स, सातवां आप लिख लीजिए रेबीज, आठवां आप लिख लीजिए डेंगू, नाइन्थ पोलियो, 10th में आप फ्लू लिख सकते हैं, विभिन्न तरीके के फ्लू भी हमको हो जाते हैं। 11 नंबर पे आप लिख लीजिए येलो फीवर, 12 पे आप लिख दीजिए हेपेटाइटिस, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो हेपेटाइटिस के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ऐसे मैं हेपेटाइटिस के जितने टाइप्स हैं सबके बारे में आपको बता दूंगा। 13 नंबर पे चिकन गुनिया, ठीक है, इन सभी रोगों के नाम आप लिख लीजिए, ये सभी वायरस जनित रोग हैं। हो सकता है मुझे सारे ना पता हो, लेकिन जितने मैंने लिखवाए हैं इतने जरूर लिख लीजिए, इन्हीं में से ही हर बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये किस किस वायरस से होते हैं ये भी मैं आपको लिखवा दूंगा, जब ये रोगों के बारे में आगे आएगा तो वहाँ पे मैं आपको लिखवा दूंगा। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर से होता है, जो मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया है। तो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में फैलती है? विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस फ्रॉम इन्फेक्टेड मैमल्स? तो इसके ऑप्शन है रेबीज, मलेरिया, चिकन पॉक्स या एड्स। तो कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में फैलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेबीज। रेबीज जो बीमारी होती है वो जानवरों से इंसानों में फैलती है। और रेबीज किसके कारण होता है? तो रेबीज होता है रैबिडो वायरस के कारण, ठीक है, और ये बीमारी कुत्तों से मोस्टली इंसानों में फैलती है। इस वायरस का नाम जरूर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, संक्षेपाक्षर HIV का अभिप्राय है। व्हाट डज द एब्रिविएशन HIV स्टैंड फॉर? ये हिंदी में इसने क्या लिखा? संक्षेपाक्षर यानी संक्षेप अक्षर। कुछ लोग इसी को पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा HIV होता है, उसने इसको लिखा है संक्षेप अक्षर, ठीक है, उसी को उसने मिला के संक्षेपाक्षर लिख दिया। तो मोस्टली यहाँ पे पूछा गया है कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो इसके ऑप्शन है ह्यूमन इम्यूनो डायरेक्टिव वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो ट्रांसमिशन वायरस या ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो मोस्टली इसका आंसर सबको पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसी वायरस की वजह से हमको एड्स होता है। ठीक है, देखिए आपको 3 चीज़ों के वायरसेस के नाम पता चल गए, चिकन पॉक्स के, रेबीज के और एड्स के। ये किन किन वायरस से होता है, इनके नाम आप जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सीलियक रोग होता है। व्हाट इज सीलियक डिजीज? तो इसके ऑप्शन है विटामिन B12 की कमी के कारण, विटामिन B6 की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन ई की कमी के कारण। तो सीलियक रोग किससे होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन B12 की कमी के कारण। सीलियक रोग को हम ग्लूटेन संबंधी आंत का रोग भी कहते हैं। ये आंत जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसका रोग है। ठीक है, और ये विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में किसे सम्मिलित नहीं करते? विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम? इसके ऑप्शन है स्वास्थ्य संबंधी अनुदेश, स्वास्थ्य पर्यवेक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य अनुसंधान। तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता? तो इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य अनुसंधान, हेल्थ रिसर्च। हेल्थ रिसर्च को स्कूल प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट, संक्रमण होने और पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन परीक्षण के विकसित होने के बीच लगने वाला समय होता है। व्हाट इज द टाइम इट टेक्स बिटवीन एन इन्फेक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट? तो इसके ऑप्शन है 1 से 2 सप्ताह, 3 से 6 सप्ताह, 7 से 10 सप्ताह या 12 से 15 सप्ताह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 से 6 सप्ताह यानी 3 to 6 वीक। संक्रमण होने और पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन परीक्षण के विकसित होने के बीच में 3 से 6 सप्ताह का समय लगता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TST टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व हेपेटाइटिस दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? तो इसके ऑप्शन है 28 जुलाई, 18 जुलाई, 28 जून या 18 जून। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 28 जुलाई यानी 28 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि इस दिन डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग का जन्मदिन होता है। इन्होंने ही हेपेटाइटिस की खोज की थी। ठीक है, इसीलिए हेपेटाइटिस दिवस इनके जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट, उस रोग का नाम बताइए जिसका योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपचार किया जा सकता है। नेम ऑफ डिजीज विच कैन ट्रीटेड डायरेक्टली बाय योगा? तो इसके ऑप्शन है इस्चेमिक हार्ट डिजीज, हार्निया, डायबिटीज मेलिसिस टाइप 1 या एलर्जिक राइनाइटिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एलर्जिक राइनाइटिस। इसको हम योग अभ्यास के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रोग के लिए मोटापा प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होता? ओबेसिटी इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? तो इसके ऑप्शन मधुमेह, इसेचिक हृदय रोग, कैंसर या हाइपरलिपिडेमिया। तो मोटापा किसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैंसर। मोटापा कैंसर के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। मधुमेह, इस्चेमिक हार्ट डिजीज और हाइपरलिपिडेमिया ये तीनों ही मोटापे से हो जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हेपेटाइटिस का कौन सा प्रकार जल संक्रामक है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज वाटर कंटेजियस? तो इसके ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी या हेपेटाइटिस ई। तो इनमें से कौन सी हेपेटाइटिस की बीमारी जल से होती है यानी वाटर के थ्रू हो जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई जो है ये मूल रूप से लीवर की बीमारी है और ये पानी से हो सकती है। इसमें अगर आप गंदा पानी पीते हैं तो इससे आपको लीवर की बीमारी हो सकती है या हेपेटाइटिस ई हो सकता है। नेक्स्ट, वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट्स? इसके ऑप्शन है केराटोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेटेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। तो वयस्कों में यानी एडल्ट्स में
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, और ये आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का क्या है कि वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो है ये एडल्ट्स में विटामिन डी की कमी से होता है। इसे हिंदी में हम अस्थि मृदुता रोग भी कहते हैं, यानी हड्डियां मृदु हो जाती हैं, यानी मुलायम हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एपिडेमियोलॉजी के त्रिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो इसके ऑप्शन है एजेंट कारक, होस्ट कारक, रिस्क कारक या पर्यावरणीय कारक। तो एपिडेमियोलॉजी का जो त्रिकोण है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिस्क कारक यानी रिस्क फैक्टर। एपिडेमियोलॉजी के अध्ययन में प्रमुख क्षेत्रों में रोग का कारण, संचरण, प्रकोप की जांच, ये तीनों ही होते हैं, यानी रोग का कारक, पर्यावरणीय कारक, जितने भी कारक हैं इनकी जांच की जाती है, ठीक है। संचरण और प्रकोप जांच ये सब होता है, लेकिन रिस्क कारक के प्रभाव की तुलना नहीं होती, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, मधुमेह के गैर रूपांतरीय जोखिम कारक हैं। व्हाट आर द नॉन मॉडिफिकेशन रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज। तो इसके ऑप्शन है बढ़ी हुई उम्र, पारिवारिक इतिहास, प्रजाति, मनोवैज्ञानिक दबाव, बढ़ी हुई उम्र, वंश की, शरीर में वसा का वितरण, उच्च कोलेस्ट्रॉल, पारिवारिक इतिहास, अस्वास्थ्यकर आहार, उच्च कोलेस्ट्रॉल या मोटापा। तो आपको बताना है मधुमेह के गैर रूपांतरिक जोखिम कारक कौन से हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ी हुई उम्र, पारिवारिक इतिहास और प्रजाति, यानी इंक्रीज इन एज, यानी आपकी एज कितनी है, फैमिली हिस्ट्री क्या है और आप किस प्रजाति के हैं, ये मधुमेह के गैर रूपांतरिक जोखिम है। नेक्स्ट, एड्स पुष्टि में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एड्स कंफर्मेशन। तो इसके ऑप्शन है लीसा, वेस्टर्न ब्लॉट, ईस्टर्न ब्लॉट या एल्डिहाइड टेस्ट। तो आपको बताना है कि एड्स की जांच के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, एड्स या एचआईवी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एलिसा टेस्ट। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, शारीरिक संरचनात्मक विकृति में कुबड़ कौन सी है। व्हाट इज द हम ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी। तो कुबड़ यानी हंचबैक जो है ये कौन सी डिफॉर्मिटी है। तो इसके ऑप्शन है लॉर्डोसिस, स्कोलोसिस, नॉक-नी या काइफोसिस। तो कुबड़ कौन सी डिफॉर्मिटी में निकल आता है, जिसको हम कुबड़ की भाषा में जानते हैं, उसको हम और किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, काइफोसिस। काइफोसिस को ही हम कुबड़ के नाम से भी जानते हैं, इसमें हंचबैक निकल आता है। नेक्स्ट, नेत्र शोथ बीमारी किससे संबंधित है। व्हाट इज कंजवाइटिस रिलेटेड टू। तो इसके ऑप्शन है फेफड़ा, आंख, प्लीहा या श्वास नली। तो कंजवाइटिस का नाम आप सभी ने सुना होगा, हिंदी में हाँ नेत्र शोथ नहीं सुना होगा, लेकिन कंजवाइटिस का नाम तो आपने सबने सुना ही होगा। तो ये किस चीज की बीमारी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंख। कंजवाइटिस आंख से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है, आंख में सूजन आ जाती है, ठीक, गुलाबी आंख भी इसको कहा जाता है। कंजवाइटिस को हम गुलाबी आंख के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्योंकि आंख में सूजन आ जाती है और आंख गुलाबी सी या रेडिश सी हो जाती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी। तो इसके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या प्रोटीन। तो इनमें से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता। तो क्योंकि हेल्थ एजुकेशन है, न्यूट्रिशन मैंने पढ़ाया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी आएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से आपको पता है 4.1 किलो कैलोरी या 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। वसा से आपको 9.1 या 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, और प्रोटीन से भी आपको 4.1 या 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेकिन विटामिन से हमको किसी तरीके की एनर्जी नहीं मिलती, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, की कमी के कारण रतौंधी होती है। इज नाइट ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाय डिफिशियंसी। तो इसके ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन के। तो किसकी कमी के कारण रतौंधी लोग या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी हो सकता है। नेक्स्ट,
हेपेटाइटिस के किस रूप को सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता था? विच फॉर्म ऑफ द हेपेटाइटिस वॉज कॉल्ड सीरम हेपेटाइटिस? इसके ऑप्शन हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी या हेपेटाइटिस सी। तो किसको हम सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को शुरुआत में सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, इनमें से किस रोग को सभी रोगों का जननी कहा जाता है? विच ऑफ दी डिजीज इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल डिजीज? तो इसके ऑप्शन है यक्ष्मा, मलेरिया, एड्स या मोटापा। देखिए, यक्ष्मा को इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस या टीबी कहते हैं, ठीक है। यक्ष्मा आपने नाम पहली बार सुना होगा, इसीलिए मैंने इसको बता दिया, बाकी तो आप जानते होंगे। मलेरिया को मलेरिया, एड्स को एड्स और मोटापा को ओबेसिटी कहते हैं। तो रोगों की जननी कौन सी बीमारी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोटापा। ये लगभग सभी को पता होगा कि मोटापा जो है ये बहुत सी बीमारियों की जड़ है, इसीलिए ओबेसिटी को रोगों की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस संक्रमण कहाँ होता है? वेयर डज हेपेटाइटिस इन्फेक्शन अकर्स? तो इसके ऑप्शन है गुर्दे में, दिल में, फेफड़े में या लिवर में। तो हेपेटाइटिस बीमारी जो है मोस्टली किस अंग से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लीवर। हेपेटाइटिस जो है वो मेनली लीवर को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन अधिकांश संचारी रोगों के अभिकर्मक होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजेंट ऑफ मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज? तो इसके ऑप्शन है मनुष्य, आत्मा और ज्ञात जीव, कीट और पंछी, सूक्ष्म जीव। तो संचारी रोगों के अभिकर्मक यानी केमिकल डिजीज के एजेंट सबसे ज्यादा कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, वो कम्युनिकेबल डिजीज या कह सकते हैं संचारी रोगों के सबसे बड़े अभिकर्मक होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें हमारा आता है जीवाणु, जिनको हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, विषाणु, ठीक है, इनको हम वायरस के नाम से जानते हैं, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को तो हम प्रोटोजोआ ही कहते हैं, और कवक, जिनको हम फंगस के नाम से जानते हैं। ये 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे होने वाले रोग कौन कौन से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको वायरस से रिलेटेड सारे रोग बता दिए हैं। बाकी के रोग मैं आपको आगे की किसी वीडियो में, जहाँ पे जिससे रिलेटेड वीडियोस आते जाएंगे, वहाँ मैं बताता जाऊंगा। नेक्स्ट, कार्यस्थल पर मनोवैज्ञानिक खतरों से इनमें से कौन सा रोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय साइकोलॉजिकल हैजार्ड एट द वर्क प्लेस? तो इसके ऑप्शन है सिलिकाम्यता, शीतदंश, ट्रेंच फुट या औद्योगिक विक्षिप्ति। तो कार्यस्थल पर मनोवैज्ञानिक खतरे से कौन सा रोग हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, औद्योगिक विक्षिप्ति, इंडस्ट्रियल इंसेंटी। तो कार्यस्थल पर मनोवैज्ञानिक खतरों से औद्योगिक विक्षिप्ति रोग होता है। नेक्स्ट, रक्त कैंसर किसके रूप में जाना जाता है? ब्लड कैंसर इज नोन एज। तो इसके ऑप्शन है हेमोलिसिस, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया या थ्रोम्बोसिस। तो रक्त कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया। रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कॉल लगने वाले घुटने यानी नॉक नी का एक उदाहरण है। हु इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉक नी? तो इसके ऑप्शन है सामान्य से कम वजन का होना, कैल्शियम एवं फास्फोरस की कमी, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो इनमें से नॉकनी किसकी वजह से होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से हमारे घुटने जो हैं वो आपस में टकराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये जोड़ सही से विकसित नहीं हो पाता। इसके अलावा विटामिन डी की कमी के कारण भी नॉकनी हो सकता है। ये सारी चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट, हम स्वयं को संक्रामक रोग से कैसे बचा सकते हैं? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीज? तो इसके ऑप्शन है प्रतिरक्षण, जागरूकता एवं अधिसूचना, पृथक्करण, उपरोक्त सभी। तो हम खुद को संक्रामक रोगों से कैसे बचा सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रतिरक्षण यानी इम्यूनाइजेशन, अवेयरनेस एंड नोटिफिकेशन एंड आइसोलेशन, इन सभी से हम अपने आप को संक्रामक रोगों से बचा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इम्यूनाइजेशन फर्स्ट हो गया, दूसरा हो गया हमारा अवेयरनेस एंड नोटिफिकेशंस, तीसरा हो गया आइसोलेशन। कुछ और कारक भी हैं, जैसे चौथा है अपने हाथ अक्सर धोते रहने चाहिए, यानी साफ सफाई, स्वयं की साफ सफाई, ठीक है। इसके अलावा टीके लगते हैं कुछ बीमारियों के लिए, टीके हमें लेने चाहिए, ठीक है। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करना चाहिए, समझदारी से करना चाहिए, ठीक है।
ज़्यादा नहीं कि एंटीबायोटिक खा रहे हैं हम लगातार ही खा रहे हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए और अपने घर को या अपने पर्यावरण को या अपने आसपास के एरिया को, जहाँ भी आप रहते हैं उस जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जेनवॉल्गम को कहा जाता है, व्हाट इज जेनवॉल्गम कॉल्ड? तो इसके ऑप्शन है कुबड़ापन, धनुषाकार पैर, लगने वाले घुटने या लॉर्डोसिस। तो जेनवॉल्गम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लगने वाले घुटने या नौकनी। नौकनी को हम जेनवॉल्गम के नाम से भी जानते हैं। ये नाम याद कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को ये नाम नहीं याद रहते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमें कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, किस विटामिन को बांझपन प्रतिरोधक कहा जाता है? विच विटामिन इज कॉल्ड एंटी इनफर्टिलिटी? तो इसके ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन डी। तो किसको बांझपन प्रतिरोधक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ई। विटामिन ई को बांझपन प्रतिरोधक या एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम आप लोगों को पता है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है अल्फा टोकोफेरॉल, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा आप लोग, और प्रजनन क्षमता को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष संचारण रोग है, व्हाट इज द डायरेक्ट ट्रांसमिशन डिजीज? तो इसके ऑप्शन है एड्स, डिप्थीरिया, टीबी या हुकवर्म। तो प्रत्यक्ष संचारण रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टीबी। टीबी एक प्रत्यक्ष संचारण रोग यानी डायरेक्ट ट्रांसमिशन डिजीज है। देखिए, टीबी के जो मायू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये हवा के थ्रू फैलते हैं, इसीलिए ये रोग जो है वो एयर टू एयर एक आदमी से दूसरे आदमी को हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत बीमारी के लिए सबसे अच्छा इलाज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्योर फॉर माउंटेन डिजीज? तो इसके ऑप्शन है एक, कम ऊंचाई के स्तर पर उतरना, दर्दनाशक लेना, ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति, आराम और नींद। तो पर्वत बीमारी के लिए सबसे अच्छा इलाज कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति। पर्वत बीमारी के लिए ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति सबसे अच्छा इलाज है, क्योंकि पर्वत पर यानी जब हम ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पर्वत बीमारी हो सकती है, जिसको माउंटेन डिजीज भी कहते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आपको तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई मिले। नेक्स्ट, कंठशूल का कारण है, व्हाट इज द कॉज ऑफ एंजाइना? तो इसके ऑप्शन है फेफड़ों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना, मस्तिष्क का अपर्याप्त रक्त पहुंचना, हृदय मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना या टांगों की मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना। तो कंठशूल यानी एंजाइना का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हृदय मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना। जब हृदय की मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना है तो इससे हमें एंजाइना या कंठशूल हो सकता है। अगले क्वेश्चन से पहले अभी तक का आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 41, एक गंभीर एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति अपने साथ सदैव क्या लेकर चलना चाहिए? व्हाट शुड अ पर्सन विद अ सर्व एलर्जी ऑलवेज कैरी विद देम? तो अगर किसी को गंभीर एलर्जी है तो उस व्यक्ति को अपने साथ हमेशा क्या रखना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है इंसुलिन, एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल, एडिविलिन जिसको हम एपिपेन कहते हैं, या फिर एस्पिरिन। तो जिसको एलर्जी होती है उसको साथ में क्या लेकर चलना चाहिए? तो जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एडविलिन या एपिपेन। एक गंभीर एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति को अपने साथ हमेशा एडविलिन या एपिपेन लेकर चलना चाहिए। नेक्स्ट, विटामिन B6 की कमी के क्या प्रभाव हैं? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ विटामिन B6 डेफिशिएंसी? तो इसके ऑप्शन है बेरी, स्कर्वी, डायरेमेटोमा या एक्जिमा के कुछ प्रकार। तो विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक्जिमा के कुछ प्रकार। विटामिन B6 की कमी से हमें एक्जिमा हो जाता है। इसके कुछ टाइप्स जो हैं वो विटामिन B6 की कमी से हो जाते हैं। एक्जिमा जो है ये एक स्किन यानी त्वचा का विकार है, ठीक है। नेक्स्ट, संक्रामक रोगों में शामिल है, इन्फेक्शन डिजीज इंक्लूड। तो इसके ऑप्शन है अल्पपोषण, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रेटिनोब्लास्टोमा या ट्यूबरक्लोसिस। तो इसमें से संक्रामक रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्यूबरक्लोसिस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी या
तपेदिक हिंदी में, या क्षय रोग, या यक्ष्मा, इन नामों से जानते हैं। ये सारे नाम टीबी रोग के ही हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको टीबी कहते हैं। ये जरूर याद कर लीजिए। ये एक संक्रामक रोग है, ये बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट, वेरियोला विषाणु को के कारक के रूप में जाना जाता है। वेरियोला वायरस व्हाट इज नोन एज अ फैक्टर। तो इसके ऑप्शन है मलेरिया, खसरा, छोटी माता या चेचक। तो मैंने आपको विषाणु से होने वाले सभी रोग बताए हैं, तो और मैंने वेरियोला वायरस भी बताया है कि इससे कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर है चेचक या स्मॉल पॉक्स। वेरियोला वायरस से चेचक या स्मॉल पॉक्स होता है। यहीं पर आपको मैं ये तीनों भी बता देता हूँ कि ये किससे होते हैं। तो चिकन पॉक्स जो है ये वेरिसोला जोस्टर से होता है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से, ठीक है। मील्स यानी खसरा ये रूबेला वायरस से होता है। तो मलेरिया जो है ये पैरासाइट से होता है। कौन सा पैरासाइट है? तो वो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है। ये एक प्रोटोजोआ डिजीज है, ठीक है। बाकी ये तीनों वायरस डिजीज है, मील्स, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। इन तीनों के वायरसेस के नाम भी मैंने लिख दिए हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। और मलेरिया प्रोटोजोआ डिजीज है, ये एक पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, इससे होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव में हैजा मुख्यतः को प्रभावित करता है। कॉलरा इज मेरी कॉमन इन ह्यूमन, डज इट अफेक्ट। तो हैजा मानव में मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? तो इसके ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत या आमाशय। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छोटी आंत। मानव में जो हैजा होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत को प्रभावित करता है। और हैजा जो है वो किससे होता है? क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है हैजा, तो इसका जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? तो वो है विब्रियो कॉलरी, ठीक है। हैजा इससे होता है। नेक्स्ट, टीकाकरण के लिए मुख्य नियंत्रण उपाय हैं। वैक्सीनेशन इज देयर अ मेन कंट्रोल मेजर फॉर। तो टीकाकरण किसके लिए किया जाता है, यानी वैक्सीनेशन हम क्यों कराते हैं? तो इसके ऑप्शन है संक्रामक रोगों से बचने के लिए, अनुवांशिक रोग, दीर्घकालिक विघटन रोग या अल्पता रोग। तो किससे बचने के लिए टीकाकरण कराया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए या इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए हम टीकाकरण कराते हैं। नेक्स्ट, रात्रि अंधता, कंजूटा का सूखना, त्वचा का रूखा और फटा होना और बाल झड़ना के कुछ लक्षण हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राइंग ऑफ द कंजुवेटा, ड्राई एंड क्रैक्ड स्किन एंड हेयर लॉस हैव द सिम्टम्स। तो इसके ऑप्शन है विटामिन के की कमी, विटामिन ए की कमी, लोहे की कमी या फॉलिक अम्ल की कमी। तो देखिए सबसे पहला ही दे दिया नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है? तो विटामिन ए से होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी आपको पता हो चाहे ना पता हो, यहीं से क्लियर हो गया कि नाइट ब्लाइंडनेस दिया है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, यानी विटामिन ए की डिफिशियंसी, विटामिन ए की कमी के कारण रात्रि अंधता, कंजूटा का सूखना, त्वचा का रूखापन और फटा होना, बाल झड़ना, ये लक्षण दिखने लगते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन बी1 डिफिशियंसी इन ह्यूमन? तो इसके ऑप्शन स्कर्वी, पेलेग्रा, बेरी, जिंजिवाइटिस। तो विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेरी। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट, क्षय रोग का एक उदाहरण है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? देखिए मैंने अभी आपको टीबी के सारे नाम बता दिए हैं। तो इसका ऑप्शन है विश्वव्यापी बीमारी, पैंडेमिक, स्थानीय या महामारी। तो क्षय रोग किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लोबल डिजीज, यानी विश्वव्यापी बीमारी। टीबी, क्षय रोग, तपेदिक, यक्ष्मा, ये एक विश्वव्यापी बीमारी यानी ग्लोबल डिजीज है। नेक्स्ट, क्षय रोग में जीवाणु सामान्यतः पर आक्रमण करते हैं। बैक्टीरिया इन ट्यूबरक्लोसिस और कॉमनली डू दे अटैक। तो क्षय रोग में जो जीवाणु होते हैं वो किस पर आक्रमण करते हैं? तो इसके ऑप्शन है त्वचा पर, फेफड़े पर, हृदय पर, हाथ और पैर पर। तो टीबी में इफेक्ट किस पर पड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फेफड़े या लंग्स पर। क्षय रोग में जीवाणु फेफड़ों पर या लंग्स पर आक्रमण करते हैं। नेक्स्ट, वैकोमाइसिन है। इस वैकोमाइसिन, तो इसके ऑप्शन है एक संक्रामक रोग, एक विषाणु, एक प्रतिजैविक या एक प्रतिविषाणु। तो वैकोमाइसिन क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक प्रतिजैविक। वैकोमाइसिन एक
एंटीबायोटिक है। यह एक एंटीबायोटिक है और यह आंत में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उसको मार देता है। नेक्स्ट, हैजा की वार्षिक घटनाएं विश्व भर में हैं। व्हाट आर द एनुअल इंसिडेंट्स ऑफ कॉलरा केसेस अराउंड द वर्ल्ड? तो इसके ऑप्शन है 1 to 2 मिलियन, 1 to 3 मिलियन, 1 to 5 मिलियन है, 3 to 5 मिलियन। तो विश्व भर में हैजा की कितने केसेस आपको वार्षिकी यानी हर साल मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 से 5 मिलियन। पूरे विश्व में हैजा की शिकायत हर साल 3 से 5 मिलियन के करीब होती है। नेक्स्ट, के उन्मूलन के पश्चात पोलियो को मानव शिकारी के नाम से जाना जाता है। आफ्टर द इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, पोलियो इज नोन एज अ ह्यूमन प्रेडिकेटर। तो इसके ऑप्शन है क्षय रोग, खसरा, चेचक या छोटी माता। तो किस बीमारी के दूर होने के बाद से पोलियो को मानव शिकारी के रूप में जाना जाने लगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खसरा। खसरा के उन्मूलन के पश्चात पोलियो को मानव शिकारी के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट, डिप्थीरिया रोग का संबंध है। डिप्थीरिया डिजीज इज रिलेटेड टू। तो डिप्थीरिया डिजीज किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन फेफड़ों से, कंठ से, यकृत से या मस्तिष्क से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंठ से। डिप्थीरिया रोग जो है वो कंठ से संबंधित है। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। ये भी एक बैक्टीरिया से होती है यानी जीवाणु से होती है। डिप्थीरिया में क्या होता है, कंठ में हमारे टॉन्सिल्स हो जाते हैं या सांस नली में इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी के कारण होता है। इज इट कॉज बाई आयोडीन डिफिशियंसी? तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है घेंघा, रिक्टस, स्कर्वी या बेरीबेरी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घेंघा या गोइटर। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग में क्या होता है? घेंघा रोग में जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, इसमें सूजन आ जाती है। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ प्रोटीन? तो इसके ऑप्शन है क्वाशियोकोर, रिकेटस, स्कर्वी या रतौंधी। तो प्रोटीन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्वाशियोकोर। प्रोटीन की कमी से हमें क्वाशियोकोर हो जाता है। नेक्स्ट, बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू इंट्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसके ऑप्शन है वायरल फीवर, तपेदिक, चेचक या खसरा। तो बीसीजी का टिकट किसके लिए लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। बीसीजी का टीका टीबी से प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट, सिफिलिस के लिए कारक अभिकर्मक है। द कॉजेटिव एजेंट फॉर सिफिलिस इज? तो इसके ऑप्शन है ट्रेपोनेमा पैलिडियम, ट्रेपोनेमा सल्फियम, बैक्टीरियम रिविनोपोरियस या मल्टीपोरियम डर्मी। तो सिफिलिस किसकी वजह से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रेपोनेमा पैलिडियम। सिफिलिस जो कि एक यौन बीमारी है यानी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है, ये ट्रेपोनेमा पैलिडियमस की वजह से हो जाती है। नेक्स्ट, उस रोग को चिन्हित कीजिए जिसे हाइपोकाइनेटिक रोग कहा जाता है। आइडेंटिफाई द डिजीज विच इज कॉल्ड हाइपोकाइनेटिक डिजीज। तो इसके ऑप्शन है एड्स, डेंगू, सिरोसिस ऑफ लीवर या रूमेटिक आर्थराइटिस। तो हाइपोकाइनेटिक रोग किसको कहते हैं? तो इसका सही आंसर है रूमेटिक आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का एक प्रकार होता है रूमेटिक आर्थराइटिस, जिसको हम हाइपोकाइनेटिक रोग के नाम से भी जानते हैं। और वर्ल्ड आर्थराइटिस दिवस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संयोग सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोलैबोरेशन इज करेक्टली इन्वॉल्व? तो इसके ऑप्शन है विटामिन ए सूखा रोग, विटामिन सी एनीमिया, विटामिन डी खुजली या विटामिन बी2 मुंह के छाले। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्रुप या कौन सा युग्म सही है। तो ऑप्शन वाइज चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए सूखा रोग। ये हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि विटामिन ए की कमी से सूखा रोग नहीं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अब ऑप्शन बी, तो ये है विटामिन सी एनीमिया। ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि विटामिन सी की कमी से एनीमिया नहीं, स्कर्वी नामक रोग होता है। अब आते हैं ऑप्शन सी की तरफ, विटामिन डी खुजली। ये युग्म भी गलत है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से खुजली नहीं, रिकेट्स नामक रोग होता है।
अब देखते हैं ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी है विटामिन B2 मुंह के छाले। तो ये जो संयोग है, ये जो युग्म है या ग्रुप है, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B2 मुंह के छाले। विटामिन B2 की कमी से मुंह के छाले यानी माउथ का अल्सर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, जीवाणु का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बैक्टीरिया आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसके ऑप्शन है खसरा, हैजा, पोलियो या पीतज्वर। तो इसमें से कौन सा रोग जीवाणुओं से संबंधित है? तो जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या कॉपी पेन लेकर बैठे हो उस पर नोट भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैजा। हैजा जीवाणु से संबंधित रोग है। चलिए यहीं पे मैं आपको जीवाणुओं से होने वाले सभी रोग लिखवा देता हूँ। जैसे कि हम पहले वीडियोस में हमने विषाणु से होने वाले सभी रोग लिखे थे, उम्मीद है सबने वो नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जीवाणुओं से होने वाले रोग लिखवा देता हूँ, यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग लिखवा देता हूँ। इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें पहला है काली खांसी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं whooping कफ, ठीक है। तीसरा है डिप्थीरिया, तीसरा नहीं अरे दूसरा है डिप्थीरिया। तीसरा है कॉलरा, जिसको हम हैजा कहते हैं। चौथा है लेप्रोसी, इसको हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं, ठीक है। पांचवा है निमोनिया, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा निमोनिया का, इसकी स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, ठीक है। छठा आप लिख लीजिए टेटनस, जिसको हिंदी में धनु स्तंभ कहते हैं। सातवां आप लिख लीजिए टाइफॉइड, इसको आंत ज्वर के नाम से भी जानते हैं। आठवां टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। नौवां लिख लीजिए आप प्लेग। 10वां लिख लीजिए डायरिया, जिसमें दस्त होने लगते हैं, उल्टियां आती हैं, ठीक है। इसका भी नाम आपने सुना ही होगा। 11वां लिख लीजिए आप लोग सिफिलिस और 12वां लिख लीजिए बैसिलरी डेंस्टेरी, ठीक है। ये 12 मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है। इन 12 ही रोगों के आप नाम लिख लीजिए। ये सारे रोग जो हैं ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होते हैं। बाकी कौन रोग किस बैक्टीरिया से होता है ये आगे के क्वेश्चंस में आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। पेलेग्रा क्या है? व्हाट इज पेलेग्रा? तो इसके ऑप्शन विटामिन है, रोग है, पेशी है या तकनीक है। तो देखिए पेलेग्रा क्या है ये मैंने आप लोगों को बताया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोग। पेलेग्रा जो है वो एक रोग है जो विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, संक्रामक रोग वह रोग है, इन्फेक्शियस डिजीज इज दैट डिजीज। तो इसके ऑप्शन है जो एक दूसरे को छूने से नहीं फैलते हैं, जो हवा, धूल, भोजन आदि से नहीं फैलते हैं, जो बहुत शीघ्रता से नहीं फैलते हैं, जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलता है। तो संक्रामक रोग किनको कहते हैं, यानी वो क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज, वो क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वह रोग जो एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप को छूने से फैल जाते हैं वो होते हैं संक्रामक रोग, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टच करने से फैल जाते हैं। नेक्स्ट, रंग वर्णता में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? व्हाट कलर कैन अ पर्सन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स ब्लाइंडनेस? तो कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति को कौन से रंगों में भेद करने में समस्या होती है? तो इसके ऑप्शन है लाल व हरा, लाल व काला, काला व हरा या काला व नीला। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है यानी रंग वर्णहत्ता होती है उसको लाल व हरा यानी रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस करने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जिसको होता है उसको रेड और ग्रीन कलर को पहचानने में दिक्कत होती है, इसलिए इस रोग को हम लाल हरा अंधापन भी कहते हैं, ठीक है। और इस रोग की खोज किसने की थी? तो ये कलर ब्लाइंडनेस की खोज की थी हॉर्नर नामक साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट, हीमोफीलिया में, इन हीमोफीलिया यानी हीमोफीलिया में क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है हीमोलाइसिस होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, लाल रुधिराणु परस्पर चिपक जाते हैं, श्वेत रुधिराणु कोशा भच्छी हो जाते हैं। तो हीमोफीलिया में हमें क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रक्त का थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं होता है। हीमोफीलिया जो है वो एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग से मतलब क्या होता है कि अगर मुझे है तो मेरी आगे आने वाली जनरेशन को भी हो सकता है, या आपकी जनरेशन में अगर आपके पिताजी या किसी को हीमोफीलिया है तो आपको भी हो सकता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट, डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है, डिप्थीरिया इज मेनली कॉज्ड बाय। तो इसके ऑप्शन है सभी को, छोटे बच्चों को, केवल पुरुषों को या
केवल स्त्रियों को। तो डिप्थीरिया मुख्य रूप से किसको होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटे बच्चों को। डिप्थीरिया मुख्यतः स्मॉल चिल्ड्रन या छोटे बच्चों को होता है। डिप्थीरिया को रोहिणी के नाम से भी जानते हैं और यह 2 से लेकर 10 साल तक के बच्चों को सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? एड्स डिजीज इज स्प्रेड बाय हूम? तो इसके ऑप्शन विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक। तो एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विषाणु। एड्स की बीमारी HIV वायरस के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट, एड्स का जन्म स्थान माना जाता है। विच प्लेस इज कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ एड्स? तो इसके ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप या अमेरिका। तो एड्स का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, मतलब पहला एड्स का केस कहाँ पे आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका। एड्स का जन्म स्थान अफ्रीका को माना जाता है। एड्स का पता सबसे पहले 1959 में अफ्रीका में पता चला था। और भारत में एड्स का पहला मरीज कब मिला? तो भारत में एड्स का पहला मरीज 1986 में मिला था। नेक्स्ट, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? व्हाट इज एपिलेप्सी डिजीज रिलेटेड टू? तो इसके ऑप्शन है त्वचा, नाड़ी संस्थान, हृदय या इनमें से कोई नहीं। तो एपिलेप्सी रोग किस पर इफेक्ट करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाड़ी संस्थान या नर्वस सिस्टम। एपिलेप्सी रोग तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालता है। इसमें क्या होता है, इसमें रोगी को बार बार दौरे पड़ते हैं। 17 नवंबर को हम विश्व मिर्गी दिवस, क्योंकि एपिलेप्सी में मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और 17 नवंबर को हम विश्व मिर्गी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, लॉकजॉ निम्नलिखित में से किस रोग की अंतिम अवस्था है? लॉकजॉ इज द फाइनल स्टेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? तो इसके ऑप्शन है सिफिलिस, टिटनेस, निमोनिया या रोहिणी या डिप्थीरिया। ठीक है, रोहिणी को हम डिप्थीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो लॉकजॉ जो है वो किस रोग की अंतिम अवस्था है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टिटनेस। लॉकजॉ जो है वो टिटनेस का अंतिम अवस्था है। ये जो रोग है टिटनेस, ये बैसिलस टिटैनी नाम के जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस? तो इसके ऑप्शन है फेफड़ा, आंत, गुर्दा या यकृत। तो पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यकृत। पीलिया से लीवर या यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? तो इसके ऑप्शन है जॉन सॉल्क, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट स्प्री या जॉन मार्शल। तो चेचक का टीका जो है वो किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स या चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट, ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? ट्रैकोमा डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन? तो इसके ऑप्शन है दांत, नाक, आंख या कान। तो ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंख। ट्रैकोमा रोग आंख से संबंधित है। ट्रैकोमा जो है वो एक वायरस डिजीज है जो आंख के कार्निया का रोग है। ठीक है, इसमें आंख लाल हो जाती है, पानी आता है, दर्द बना रहता है। इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक एवं मलहम का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रैकोमा आंख का रोग है और ये एक वायरस डिजीज है। नेक्स्ट, रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। व्हाट इज रेबीज और हाइड्रोफोबिया? तो इसके ऑप्शन है वायरस से, जीवाणु से, कवक से या कृमि से। तो रेबीज के बारे में मैंने आपको बताया ही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वायरस से। रेबीज जो है एक वायरस डिजीज है जिसे हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, इसमें हमको पानी से डर लगता है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है? हेपेटाइटिस बी वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? तो इसके ऑप्शन मलेरिया, एड्स, मस्तिष्क ट्यूमर या पीलिया। तो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है इससे हमें कौन सा रोग होता है? तो देखिए, हेपेटाइटिस की जो बीमारी है वो यकृत यानी लीवर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ पीलिया ही ऐसी बीमारी है जो लीवर पर इफेक्ट करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पीलिया। इस तरीके से भी आप ऑप्शंस को
सही से चूज कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी से हमें पीलिया हो जाता है। नेक्स्ट, डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय, तो इसके ऑप्शन जीवाणु, कवक, विषाणु या आदि जंतु। तो डेंगू जो है वो किसकी वजह से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विषाणु। डेंगू ज्वर जो है वो विषाणु से होता है। डेंगू एक वायरस का बुखार है जो एडीज मच्छर से हमको हो जाता है। नेक्स्ट, टाइफाइड नामक जीवाणु से होता है। इस टाइफाइड कॉज बाय अ बैक्टीरिया, तो टाइफाइड हमको किस जीवाणु से होता है? तो इसके ऑप्शन है बेसिलम, विब्रो, साल्मोनेला या कोरिनो। तो टाइफाइड नामक बीमारी जो है वो किस बैक्टीरिया से होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साल्मोनेला। टाइफाइड बीमारी जो है वो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होती है। साल्मोनेला टाइफोसा। ठीक है। नेक्स्ट, प्लेग नामक बीमारी होती है। इज देयर अ डिजीज कॉल्ड प्लेग, तो इसके ऑप्शन चूहे से, बंदर से, कुत्ते से या मच्छर से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चूहे से। प्लेग जो बीमारी है वो चूहे से होती है। ठीक है। प्लेग के बारे में आपने सुना ही होगा, ये एक बहुत बड़ी महामारी हुआ करती थी। ठीक है। इससे बहुत मृत्यु हुई है और यह एक छुआछूत की बीमारी भी है। ठीक है। अगर किसी को हुई है और वो आपको छू लेता है तो ये छुआछूत की भी बीमारी है, इससे भी ये फैलती है। और ये संक्रमण जो है वो चूहों से इंसानों में आता है। और इसका जो बैक्टीरिया है जिससे ये होता है प्लेग, उसका नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। नेक्स्ट, किसके रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है? हुज पेशेंट इज पुट ऑन डायलिसिस, तो इसके ऑप्शन है हृदय, लीवर, वक्र या दमा। तो आप सभी लोगों ने डायलिसिस का नाम सुना होगा कि डायलिसिस प्रोसेस क्या होता है। तो वो कौन सा रोगी होता है जिसको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वक्र यानी किडनी। जब किसी की किडनी फेल हो जाती है तो उसको डायलिसिस पर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्लड प्यूरिफिकेशन किडनी से हो नहीं पाता है, तो उसको कृत्रिम रूप से प्यूरिफाई किया जाता है। इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इज बीसीजी वैक्सीन गिवन टू अ न्यू बॉर्न, तो इसके ऑप्शन है जन्म से 1 वर्ष के भीतर, जन्म के 48 दिन के भीतर, जन्म के 7 दिन के भीतर या जन्म के 6 माह के भीतर। तो नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगवाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जन्म के 7 दिन के भीतर। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जन्म से 7 दिन के भीतर लगाया जाता है। बीसीजी का टीका किस लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है वो टीबी यानी क्षय रोग से बचने के लिए लगाया जाता है और इसको 7 दिन के अंदर लगवा लेना चाहिए। और क्षय रोग यानी टीबी के उन्मूलन के लिए यानी इसके इलाज के लिए विश्व स्तर पर जो प्रोग्राम चलाया गया है ये 1995 में चलाया गया था और इसका नाम जान लीजिए आप। तो इसका नाम है डॉट्स, DOTS। डॉट्स नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया जो विश्व स्तर पर 1995 में चलाया गया, जो टीबी के इलाज और उन्मूलन के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81, डीपीटी का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचने के लिए लगाया जाता है? What are the disease against which DPT vaccine is given to children? तो डीपीटी का टीका जो है उससे कौन कौन सी बीमारियों से बचा जा सकता है? तो इसके ऑप्शन है डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो, टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। तो जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या अपनी कॉपी पर लेकर बैठे हो उस पर भी नोट कर सकते हैं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? तो इसके ऑप्शन है मील्स, निमोनिया, छोटी माता या पीलिया। तो बैक्टीरिया के थ्रू कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निमोनिया। निमोनिया रोग जो है ये बैक्टीरिया से होता है। मील्स, चिकन पॉक्स और जॉन्डिस ये तीनों ही वायरस से होने वाले रोग हैं। मैंने आपको बैक्टीरिया और वायरस दोनों से होने वाले रोगों की लिस्ट प्रोवाइड की है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से जल के संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय वाटर इन्फेक्शन। तो इसके ऑप्शन है मलेरिया, टिटनेस, पेचिस, निमोनिया। तो आपको बताना है इनमें से जल के संक्रमण से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेचिस। पेचिस की जो बीमारी है ये जल के संक्रमण से हो जाती है। मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये आपको पता ही है, लेकिन पेचिस जो है ये एक प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होने वाली बीमारी है, ठीक है, और यह दूषित जल से हो जाती है। नेक्स्ट, एड्स शरीर के किस भाग पर आक्रमण करता है। व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी एड्स डक्स अटैक। तो इसके ऑप्शन है हृदय पर, पेट पर, यकृत पर, रोग प्रतिरोधक तंत्र पर। तो एड्स किस पर अटैक करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रोग प्रतिरोधक तंत्र पर, ऑन द इम्यून सिस्टम। एड्स से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाता है, जिससे हमें और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए एड्स एक लाइलाज बीमारी भी है। तो एड्स किससे होता है ये आपको पता भी होगा। एड्स एक HIV नामक वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट, एमोबियासिस हेतु उत्तरदायी जीवाणु किस प्रकार मानव शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। हाउ डू द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एमोआइबिस इंटर द ह्यूमन बॉडी। तो इसके ऑप्शन है श्वसन के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, मुंह आमने सामने पड़ने से, रक्त अंतरण के माध्यम से। तो एमोबियासिस हेतु उत्तरदायी जीवाणु जो है वो मानव शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंह आमने सामने पड़ने से, फेस टू फेस। जब मुंह आमने सामने पड़ता है तो एमोबियासिस से पीड़ित इंसान से वो परजीवी जो है वो दूसरे मनुष्य में चला जाता है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, मलेरिया के रोगाणु पाए जाते हैं। मलेरिया जर्म्स आर फाउंड। तो इसके ऑप्शन है सैंड फ्लाई में, एनफ्लीज मच्छर में, क्यूलेक्स मच्छर में या कॉमन फ्लाई में। तो मलेरिया आपको पता है मच्छर से होने वाली बीमारी है। तो मलेरिया किससे होता है। तो मलेरिया के जो रोगाणु हैं वो एनाफ्लीज मच्छर में पाए जाते हैं। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से हमें मलेरिया बीमारी होती है। नेक्स्ट, संक्रमण की यह बीमारी जिसमें त्वचा व खुजली युक्त गोल गोल धब्बे उभर जाते हैं कहलाती है। दिस डिजीज ऑफ इन्फेक्शन इज विच ईच की राउंड स्पॉट अपीयर्स ऑन द स्किन इज कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन है रिंगवर्म, एक्जिमा, रैश या हर्ब्स। तो संक्रमण की वो कौन सी बीमारी है जिससे त्वचा में खुजली और गोल गोल धब्बे आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिंगवर्म। रिंगवर्म यह एक फंगस से होने वाली बीमारी है, यानी कवक से होने वाली बीमारी है, और इसमें त्वचा पर खुजली और गोल गोल लाल लाल धब्बे आ जाते हैं। नेक्स्ट, खांसी, वजन में कमी एवं बुखार जैसे लक्षण जुड़े हुए हैं। आर द सिम्टम्स लाइक कफ, वेट लॉस एंड फीवर एसोसिएटेड विद। तो इसके ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा से, तपेदिक, टॉन्सिल्स या सोर थ्रोट। तो खांसी, वजन में कमी और बुखार ये लक्षण किसके हैं। तो ये हैं तपेदिक के, यानी ट्यूबरक्लोसिस टीबी के। खांसी, वजन में कमी और बुखार जैसे लक्षण टीबी बीमारी से जुड़े हैं, जो कि एक जीवाणु जनित बीमारी है। नेक्स्ट, इनमें से कौन टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट टिटनेस। तो इसके ऑप्शन है TABC, MMR, टिटनेस टॉक्साइड या ह्यूमनाइज्ड वैक्सीन। तो टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करने वाला इसमें से कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टिटनेस टॉक्साइड। टिटनेस टॉक्साइड जो है ये DPT के टीके का जो हिस्सा है, और ये हमें टिटनेस से बचाने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है। इज एक्सरसाइज गुड फॉर ब्लड शुगर। तो इसका ऑप्शन है टहलना, दौड़ना, उपकरणों से व्यायाम, मुक्त हस्त व्यायाम। तो ब्लड शुगर के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टहलना, वॉक करना, यानी वॉकिंग। वॉकिंग ब्लड शुगर के मरीज के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है। नेक्स्ट, मधुमेह किसमें खराबी आने से होता है। डायबिटीज इज कॉज्ड बाय अ मैलफंक्शन ऑफ बीच। तो इसके ऑप्शन है पेंक्रियाज, लीवर, फेफड़े या प्लीहा। तो मधुमेह जो है यानी शुगर जो है वो आपको कैसे होती है। तो मधुमेह यानी जो शुगर की बीमारी है वो किस अंग के खराब होने से हो जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जिसको हम अग्नाशय के नाम से भी जानते हैं, इसके खराब होने से हमें
डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट, पृष्ठशूल एक प्रकार का विकार है। बैक एक इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर। तो इसके ऑप्शन है कंधों का, माथे का, उदर क्षेत्र का या कटी क्षेत्र का। तो पृष्ठशूल किस प्रकार का विकार है, यानी किस प्रकार का डिसऑर्डर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कटी क्षेत्र यानी लंबर रीजन का। पृष्ठशूल यानी बैक एक जो है ये लंबर रीजन का एक विकार है। इसको दूर करने के लिए हम चक्रासन, मरकटासन, नौकासन, विपरीत नौकासन, त्रिकोण आसन, इस तरीके के कुछ व्यायाम या कुछ आसन कर सकते हैं जिनसे पृष्ठशूल का विकार ठीक हो सकता है। नेक्स्ट, किस रोग में शरीर के अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं? इन विच डिजीज डू द बॉडी पार्ट्स बिकम स्वेल एंड फैट? तो इसके ऑप्शन है मलेरिया, डिप्थीरिया, फाइलेरिया या कोढ़। तो किस रोग में शरीर के अंग सूज जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फाइलेरिया। फाइलेरिया की बीमारी में शरीर के अंग सूजकर बहुत से मोटे हो जाते हैं। आपने लसिका तंत्र का नाम सुना होगा, तो उसी में जो लसिका वाहिनियां होती हैं ये फूल जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जॉइंटिस रोग में निम्न में से कौन सर्वाधिक लाभकारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिशियल इन जॉइंटिस डिजीज? तो इसके ऑप्शन है हरी मटर, गन्ना, प्याज या टमाटर। तो जॉइंटिस यानी पीलिया अगर आपको हो जाता है तो आपके लिए सबसे लाभकारी क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गन्ना। जॉइंटिस यानी पीलिया के रोग में गन्ने का रस या फलों का रस बहुत लाभकारी होता है। नेक्स्ट, किस तत्व की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉज बेरी-बेरी डिजीज? तो इसके ऑप्शन है थायमिन, रिबोफ्लेविन, कोबालेमिन या नियासिन। तो किस तत्व की कमी के कारण आपको बेरी-बेरी रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थायमिन। थायमिन की कमी के कारण हमें बेरी-बेरी रोग हो जाता है। इसी को हम विटामिन B1 के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B1 का ही रासायनिक नाम थायमिन है। नेक्स्ट, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। व्हाट आर द न्यूट्रिशन दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज? तो इसके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट व वसा, प्रोटीन व विटामिन, प्रोटीन व वसा, विटामिन व खनिज। तो रोगों से रक्षा करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन व खनिज। विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। प्रोटीन आपको पता है ये बॉडी बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और विटामिन और खनिज हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। नेक्स्ट, चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा आज इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड थ्रू विच मीडियम? तो चेचक, छोटी माता और तपेदिक ये जो हैं ये कैसी बीमारियां हैं? तो इसके ऑप्शन है जल, भोजन, वायु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वायु। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस ये वायु यानी हवा से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं। देखिए, संक्रामक रोगों को कुछ तरीके से डिवाइड किया गया है। कुछ हैं जो जल से फैलते हैं यानी वाटर से फैलने वाले, तो उसमें जो है ये आपका टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस ए आता है। ठीक है। वायु यानी एयर से फैलने वाले जो रोग हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका आता है चेचक, टीबी, निमोनिया और छोटी माता, ये आपके वायु जनित रोग हैं। भोजन जनित कौन कौन से हैं? तो भोजन जनित रोगों में आपका आता है स्टमक फ्लू, पेट की जो भी बीमारी है, फूड पॉइजनिंग, मोतीझरा, ये आपके फूड से होने वाली बीमारियां हैं। और वायरस जनित, तो वायरस जनित में आपके आती हैं पोलियो, रेबीज, एड्स, ट्रैकोमा। वायरस जनित वैसे तो चेचक वगैरह भी वायरस से होती है, लेकिन ये हवा से फैलती है। लेकिन डायरेक्ट वायरस से कौन सी फैलती है? ठीक है, जैसे पोलियो का वायरस ही आपके अंदर जाएगा, किसी चीज की कमी से आपको ये नहीं होगा। ठीक है। सेम ऐसा रेबीज के साथ है, ऐसा एड्स के साथ है। HIV के बिना एड्स नहीं होगा। अब चेचक जो है वो किसी को अगर हुआ है तो हवा के थ्रू वो आपको हो सकता है। ठीक है। इसमें कुछ चीजें होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है चेचक होने के लिए, है वायरस जनित रोग वो भी। ठीक है। नेक्स्ट, सहायक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में शामिल है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो इसके ऑप्शन है स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद गतिविधियां, कैंप डालना और नेतृत्व देना, उपयुक्त सभी। तो सहायक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सहायक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद गतिविधियां, कैंप डालना और नेतृत्व देना यानी कैंपिंग एंड लीडरशिप,
स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हेल्थ एजुकेशन, ये सभी कुछ शामिल है। नेक्स्ट, केवल रोग और विकृति से मुक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हित क्या है? What is not only freedom from disease and deformity but complete physical, mental and social well-being? तो इसके ऑप्शन है शरीर विज्ञान, मनोरंजन, स्वास्थ्य या विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य। केवल रोग और विकृति से मुक्ति नहीं, संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हित ही स्वास्थ्य है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कोई रोग नहीं है, आपको कोई विकृति नहीं है तो आप स्वस्थ कहे जाएंगे, नहीं। अगर आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी सही हैं तो ही आप हेल्दी कहे जाएंगे। ठीक है, ये WHO के द्वारा दी गई हेल्थ की डिफिनेशन है। नेक्स्ट, फुफ्फुस कैंसर का कारण है। व्हाट इज द कॉज ऑफ प्लूरल कैंसर? तो इसके ऑप्शन है भौतिक कारक, रासायनिक कारक, जैविक कारक या मशीनी कारक। तो फुफ्फुस कैंसर किसकी वजह से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक कारण। फुफ्फुस कैंसर केमिकल फैक्टर्स की वजह से होता है। इसे हम लंग कैरिनोमा भी कहते हैं। ठीक है, और ये रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल एजेंट से होता है। अगले क्वेश्चन से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 101, शरीर के स्पर्श से अथवा आपसी व्यक्तिगत संबंधों के कारण एक जीव उसे दूसरे जीव में होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? What is the name given to the disease caused by one organism to another by touch of the body or by mutual personal relation? तो वो रोग कौन से होते हैं जो एक से दूसरे जीव में आपसी संबंधों या स्पर्श से फैलते हैं? तो इसके ऑप्शन है संक्रामक रोग, छूत की बीमारी, संक्रमण या एड्स। तो छूने से या व्यक्तिगत संबंधों से जो रोग फैलते हैं उनको क्या कहते हैं? तो जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बाकी लोग देख सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छूत की बीमारी। छूने यानी स्पर्श करने या आपसी संबंधों से छूत की बीमारी फैलती है। नेक्स्ट, सामान्यतः एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट क्या पता लगाने के लिए किए जाते हैं? व्हाट आर द एलिसा एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कॉमनली यूज्ड टू डायग्नोस? तो इसके ऑप्शन है मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया या HIV। तो आपको बताना है एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किस लिए किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, HIV। एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट HIV का पता लगाने के लिए किए जाते हैं। एलिसा टेस्ट जो है इसके पॉजिटिव आने पर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है ताकि एड्स यानी HIV का कंफर्मेशन हो सके। अगर एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो यानी आपको HIV है और इसके बाद वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है उसके कंफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट, बच्चों में दोष युक्त अस्थि का विकास इस कारण होता है। डिफेक्टिव बोन डेवलप्ड इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय। तो इसके ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी या टाइफाइड। तो बच्चों में जो दोष युक्त अस्थि होती है यानी डिफेक्टिव बोन डेवलपमेंट जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिकेट्स। रिकेट्स यानी सूखे रोग के कारण बच्चों में डिफेक्टिव बोन डेवलपमेंट होता है। और रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट, जब शरीर बैक्टीरिया का आक्रमण झेल रहा होता है तो निम्नलिखित में से किसके बढ़ जाने की संभावना होती है? Which of the following is likely to increase when the body is under attack of bacteria? तो इसके ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या इनमें से कोई नहीं। तो जब बॉडी पर बैक्टीरिया का अटैक होता है तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ल्यूकोसाइट। जब बॉडी पर बैक्टीरिया का अटैक होता है तो ल्यूकोसाइट की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या मनुष्यों में एक गैर संक्रामक रोग है? Which of the following is non-communicable disease in humans? तो इसके ऑप्शन हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक या कैंसर। तो इसका सही आंसर है, ये आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन डी, कैंसर। कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इसके अलावा हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा और तपेदिक ये तीनों ही कम्युनिकेबल डिजीज हैं। सिर्फ कैंसर ही ऐसा है जो संक्रामक रोगों की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट, खाने के अस्वास्थ्यकर तरीकों से नहीं होता। अनहेल्दी वेज ऑफ ईटिंग वुड नॉट। तो खाने के अस्वास्थ्यकर तरीकों से क्या नहीं होता? तो इसके ऑप्शन है एनीमिया, एड्स, दंतीय क्षरण या मोटापा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एड्स। एड्स जो है वो खाने के असामान्य तरीकों से नहीं होता है। दंती क्षरण यानी डेंटल कैरीज,
मोटापा और एनीमिया ये तीनों ही आपको असामान्य तरीके के खाने से हो सकते हैं, लेकिन एड्स जो है वो असामान्य तरीके के खाने से नहीं होता। नेक्स्ट, शरीर के किस अंग से पायरिया संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज पायरिया रिलेटेड टू? तो इसके ऑप्शन है दांत, गला, आंख या कान। तो शरीर के किस अंग से पायरिया संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दांत। पायरिया रोग जो है वो दांतों का रोग है। पायरिया जो है ये एक प्रोटोजोआ रोग है। ये मसूड़ों का रोग है और इसमें हमारे मुंह से बदबू आने लगती है क्योंकि मसूड़ों में पस बनने लगता है। नेक्स्ट, टाइफाइड की उद्भवन अवधि है। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड? तो इसके ऑप्शन है 1 से 4 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 महीना या 2 से 4 महीना। तो टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 से 2 सप्ताह। टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 सप्ताह है। टाइफाइड जो है वो दूषित भोजन और पानी से फैलता है या होता है। नेक्स्ट, निम्न में से एक संक्रामक रोग कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज? तो इसके ऑप्शन है हैजा, कैंसर, मधुमेह या उच्च रक्तचाप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हैजा। कॉलरा एक कम्युनिकेबल डिजीज है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉलरा या हैजा। नेक्स्ट, H1N1 कौन से रोगजनक का परिवर्तित रूप है? H1N1 इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द विच ऑफ द पैथोजन? तो इसके ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, स्टेफिलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस। तो H1N1 जो रोग है वो किसका मॉडिफाइड रूप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा ए। H1N1 इन्फ्लुएंजा ए का मॉडिफाइड रूप है। H1N1 जो है ये 2009 में भारत में बहुत तेजी से फैला था और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलता है। नेक्स्ट, इबोला नामक बीमारी किसके कारण होती है? व्हाट इज द कॉज ऑफ इबोला? तो इसके ऑप्शन है कीटाणु, विषाणु, कवक या शैवाल। तो इबोला बीमारी किसकी बीमारी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विषाणु। इबोला बीमारी जो है वो वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट, एड्स में उष्मायन का औसत समय या संक्रमण के बाद की अवधि जिसके दौरान विषाणु रोग पैदा नहीं करता वह है द एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड इन एड्स और द पीरियड आफ्टर इन्फेक्शन ड्यूरिंग विच ऑफ द वायरस डज नॉट कॉज डिजीज। तो इसके ऑप्शन है 4 से 6 साल, 8 से 10 साल, 13 से 15 साल या 17 से 19 साल। तो एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड HIV का इंक्यूबेशन पीरियड पूछा है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8 से 10 साल। HIV संक्रमण को एड्स की स्थिति तक पहुंचने में 8 से 10 साल का समय लगता है। यानी HIV वायरस जो है वो आपकी बॉडी में अगर इंटर हुआ तो आपको HIV तो हो गया लेकिन उसको एड्स में कन्वर्ट होने में 8 से 10 साल का समय लग सकता है। HIV से ग्रसित व्यक्ति जो है वो बिना किसी लक्षण के 8 से 10 साल तक आराम से जी सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको HIV हुआ है। नेक्स्ट, यह बीमारी जिसे मानसिक बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है जाना जाता है। दिस डिजीज इज क्लासिफाइड एज अ मेंटल इलनेस, इट इज नोन एज। तो इसके ऑप्शन मधुमेह, दमा, टीबी या चेचक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दमा या अस्थमा। अस्थमा वह बीमारी है जिसको मानसिक बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दमा एक गंभीर बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो श्वास नली होती है ये अंदर से सूज जाती है जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं और हमारा दम घुटने लगता है। नेक्स्ट, आंत ज्वर और हैजा किस प्रकार के रोग हैं? टाइफाइड एंड कॉलरा आर व्हाट टाइप ऑफ डिजीज? तो इसके ऑप्शन है वायु जन्मित रोग, प्रदूषण जन्मित रोग, पानी जन्मित रोग या संसर्ग रोग। तो आंत ज्वर और हैजा यानी टाइफाइड और कॉलरा किस प्रकार के रोग हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पानी जन्मित रोग, वाटर बॉर्न डिजीज। देखिए मैंने आपको एयरबॉर्न, वाटर बॉर्न और फूड बॉर्न ये सारी डिजीज लिखवाई हैं तो वहां जाके आप देख सकते हैं कि कौन सी कैसे होती है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ एक बार रखा ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। तो आंत ज्वर, टाइफाइड और कॉलरा जो है वो पानी जन्मित रोग हैं। ये दोनों रोग पानी से जन्म लेते हैं, गंदे पानी से। नेक्स्ट, दिल के दौरे के संभावित कारणों के रूप में निम्नलिखित 4 पहलुओं पर विचार किया जाता है। इन चारों में से उस कारण को बताएं जो कैंसर के लिए भी उत्तरदायी है। द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स आर कंसीडर्ड एज पॉसिबल कॉज ऑफ हार्ट अटैक। आउट ऑफ दीज 4 आइडेंटिफाई द कॉज विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। तो देखिए दिल का दौरा पड़ने के लिए
ये 4 पहलू हैं, तो इनमें से वो एक कौन सा पहलू है जिसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है? तो इसके ऑप्शन है उच्च रक्त शर्करा यानी हाई ब्लड शुगर, मोटापा, तंबाकू का सेवन, उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल। तो इनमें से वो एक कौन सा कॉज है जिससे आपको दिल का दौरा और कैंसर दोनों हो सकता है? तो जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तम्बाकू का सेवन, टोबैको कंजम्पशन। अगर आप तम्बाकू का सेवन करते हैं तो इससे आपको दिल का दौरा तो पड़ ही सकता है, साथ ही साथ आपको कैंसर भी हो सकता है। बाकी जो ये 3 एस्पेक्ट हैं ए, बी और डी, इन तीनों से आपको दिल का दौरा पड़ सकता है लेकिन कैंसर नहीं हो सकता। लेकिन सी जो है इससे आपको कैंसर भी हो सकता है और दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है? विच हेपेटाइटिस वायरस इज कॉज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट? तो इसके ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए का वायरस सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है। हेपेटाइटिस ए जो है वो तीव्र वायरस संक्रामक जनित रोग है जो मलमूत्र के पथ से फैलता है। यह रोग प्रदूषित भोजन, जल और इससे ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। नेक्स्ट, फ्लैट फुट का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? इज द फ्लैट फुट डिटेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट? तो इसके ऑप्शन है पेडोग्राफ, स्पेनोग्राफ, स्पायरोमीटर या एक्सेलेरोमीटर। तो फ्लैट फुट का पता कैसे लगता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेडोग्राफ। फ्लैट फुट का पता पेडोग्राफ से लगाया जाता है। नेक्स्ट, मेरुदंड के एक तरफ के मुड़ को कहते हैं व्हाट इज द बेंड ऑन वन साइड ऑफ द स्पाइन कॉल्ड? तो जब हमारी रीढ़ की हड्डी एक तरफ को मुड़ जाती है तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, यानी उस पोस्चरल डिफॉर्मिटी को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है काइफोसिस, स्कोलिसिस, लॉर्डोसिस या स्पॉन्डिलोलिसिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कोलिसिस। मेरुदंड के एक तरफ के मुड़ को स्कोलियोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी ऐसे एस शेप में मुड़ जाती है। नेक्स्ट, भारत में 2009 में फैलने वाला संक्रामक रोग था विच वॉज द इन्फेक्शियस डिजीज दैट स्प्रेड इन इंडिया 2009? तो इसके ऑप्शन है हैजा, मियादी बुखार, एड्स या H1N1। अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही मैंने इसका आंसर एक एक्सप्लेनेशन में बताया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, H1N1। H1N1 जो कि इन्फ्लुएंजा ए का मॉडिफाइड रूप है, ये 2009 में भारत में तेजी से फैला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस मंद घातक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज स्लो फैटल? तो इसके ऑप्शन हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस डी। तो वो कौन सी हेपेटाइटिस बीमारी है जो मंद घातक यानी धीरे धीरे हमको मृत्यु की ओर ले जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी एक मंद घातक बीमारी है। हेपेटाइटिस सी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस सी वायरस HCV की वजह से होता है। इसका वायरस कौन सा है? HCV। ये यकृत को प्रभावित करता है यानी ये लीवर को प्रभावित करता है और ये बॉडी को धीरे 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 संक्रमित करता है। तो इसी के साथ हेल्थ एजुकेशन के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो और क्वेश्चंस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।